हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कक्षा 9 इतिहास विषय का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के नोट्स लेकर आया हूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें आज हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा की दृष्टि से विशेषकर एमपी बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, आगे हम इसमें दोस्तों यहाँ पर कुछ फ़ोटो दिए जा रहे हैं, जो क्रांति के फ़ोटो हैं। आप इन फ़ोटो से क्या अर्थ लगा रहे हैं, कृपया कमेंट में लिखकर बताएं। अगला फ़ोटो देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो नेक्स्ट फ़ोटो देखिए दोस्तों। तो आप कमेंट में लिखें कि आप इन फ़ोटो से क्या समझ पा रहे हैं। हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि फ्रांस तत्कालीन समय में कितने भागों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट जिसमें पादी वर्ग आता था, द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग आता था, तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि आते थे, किसान और कारीगर आते थे, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सभी आते थे। तो प्रश्न ये आ सकता है कि स्टेट क्या है। तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि स्टेट फ्रांस में समाज को 3 भागों में बांटा गया था। जो फर्स्ट स्टेट था जिसे पादी वर्ग कहते हैं, और दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग को रखा गया था जिसमें राजा एवं उसके परिवार के सदस्य आते थे, और तृतीय में आम जनता आती थी। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एस्टेट क्या था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 1789 की क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज सामाजिक सत्ता और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी होती थी। प्रथम स्टेट पादी वर्ग कहलाता था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि होते थे। तो दोस्तों, हमने इससे पहले चित्र के माध्यम से समझ लिया था स्टेट के विषय में। जैसे भारत में प्राचीन समय में हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें पहले स्टेट पर ब्राह्मण आते थे, द्वितीय स्टेट क्षत्रिय आते थे, तीसरे स्टेट पर वैश्य, और चौथे स्टेट पर शूद्र आते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी प्रकार से फ्रांस में भी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं, स्टेट क्या है, या फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा हुआ था, या प्रथम स्टेट में कौन आता था, या द्वितीय स्टेट में कौन आता था, तृतीय स्टेट में कौन कौन लोग शामिल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, गिलोटिन क्या है। तो दोस्तों, गिलोटिन एक प्रकार का हथियार होता था जिसका प्रयोग सत्ता वर्ग या क्रांतिकारी मृत्युदंड देने के लिए करते थे। इसके चित्र की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये गिलोटिन होता था जिसमें आपको एक ऊपर स्टील की ब्लेड लगी हुई दिख रही है और नीचे एक गोल हॉल दिख रहा है। यहाँ पर किसी क्रांतिकारी को अथवा किसी क्रिमिनल को फ्रांस देश में यहाँ पर लेटा दिया जाता था, और इस स्टील की ब्लेड को गिरा दिया जाता था, जिससे व्यक्ति की गर्दन कट जाती थी। डियर स्टूडेंट्स, इसे ही हम गिलोटिन कहते हैं। आप गिलोटिन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आतंक का राज किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आतंक का राज किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या संगठन लोगों में डर फैलाने के लिए कार्य करे तो उसे आतंक का राज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई संगठन या कोई व्यक्ति जब अपनी बात मनवाने के लिए
लोगों में डर फैला देता है, जिससे समाज या समूह आतंकित हो जाता है। और जो कोई एक वर्ग या कोई व्यक्ति विशेष करता है तो उसके राज को हम आतंक राज अथवा आतंक का राज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था? तो यह एक प्रकार का कर था जो चर्च के द्वारा वसूला जाता था और यह कर 1/10 हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टेनिस कोर्ट में जन साधारण के प्रतिनिधियों द्वारा क्या शपथ ली थी? तो दोस्तों, जब तक सम्राट की शक्तियों को कम नहीं करने वाला संविधान बना देते जब तक असेंबली बंद नहीं होगी। मतलब सम्राट की शक्तियों को कम करने के लिए टेनिस कोर्ट में एक कानून बनाया था, संविधान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेंट का क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, कॉन्वेंट का क्या अर्थ है? तो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत को कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई बिल्डिंग या कोई इमारत धार्मिक जीवन के लिए समर्पित हो जाती है, धार्मिक जीवन से संबंधित कार्य किए जाते हैं, तो उसे कॉन्वेंट कहा जाता है। यहाँ पे लिखने में गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 जो राइट हैंड को दिख रहा है आपको, देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन थे? तो दोस्तों, छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। एक बार फिर से ध्यान दें, छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इस जैकोबिन क्लब के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए थे? तो दोस्तों 3 सिद्धांत दिए थे। नंबर 1 स्वतंत्रता, नंबर 2 समानता, नंबर 3 बंधुत्व, लोकतंत्र, राष्ट्रीयता, यानी कि फ्रीडम, इक्वलिटी और नेशनलिटी, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? इसके 2 प्रभाव बताइए। तो फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 को प्रारंभ हुई थी दोस्तों। प्रभाव इसके काफ़ी अच्छे प्रभाव थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का विकास हुआ। नंबर 2 राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। तो 2 कारण ही पूछे दोस्तों। पहला स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विकास का सिद्धांत, और सेकंड राष्ट्रवाद को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सौकलात का अर्थ बताइए। सौकलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक तरीका था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सौकलात क्या है। सौकलात यानी वो वर्ग जो लाल टोपी पहनता था और जो सत्ता के विरोध में खड़ा रहता था, जो उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता था। इसे हम चित्र के माध्यम से चित्र देखते हैं, चित्र होता है तो आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लाल टोपी पहने हुए हैं, लाल पट्टी बांधे हुए हैं। इससे आप परिभाषा को आसानी से समझ सकते हैं। ये सत्ता का विरोध करने वाले वर्ग था। डियर फ्रेंड्स, अभी आपने सौकलात का अर्थ समझा। लाल टोपी पहनने वाले लोगों के समूह को सौकलात कहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज को किन तबकों को क्रांति का लाभ मिला? फ्रांसीसी समाज से किन तबकों को क्रांति का लाभ मिला? तो फ्रांसीसी समाज के पढ़े लिखे, मध्यम वर्ग, किसान व मजदूर को क्रांति का लाभ मिला। जी हाँ दोस्तों, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो जैसा आप जानते हैं कि
कमज़ोर वर्ग पर तृतीय स्टेट पर ही कर का बोझ लादा जाता था। कभी युद्ध हो जाए या राजा को जब अधिक धन की ज़रूरत पड़े तो इसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को छोड़ दिया जाता था और आम जनता पर ही कर लादा जाता था। तो सबसे जब लोगों ने विरोध किया, क्रांति हुई, तो इन्हीं लोगों को, तीसरे वर्ग के लोगों को, जिसमें मध्यम वर्ग के लोग थे, मजदूर थे, किसान थे, इन लोगों को सबसे अधिक लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो स्वाभाविक है दोस्तों, कुलीन वर्ग और वफादारी वर्ग को सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो दोस्तों 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 वर्गों में बटा हुआ था। नंबर 1 पादरी, नंबर 2 कुलीन और नंबर 3 जनसाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी? तो दोस्तों फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था बहुत ही अव्यवस्थित थी। गरीब जनता को परेशान होना पड़ता था और तीसरे वर्ग को ही, यानी जनसाधारण को ही कर देना पड़ता था, जिसमें द्वितीय वर्ग और प्रथम वर्ग को कर से फ्री रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? कोई 2 बिंदु लिखिए। तो दोस्तों जब भी कोई क्रांति होती है तो रातों रात तो होती नहीं है, उसके पीछे कई कारण होते हैं जो कभी लावा बन के निकलती है। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई? तो नंबर 1 इसका आंसर है सम्राट लुई 16 द्वारा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, और अगला पॉइंट है तृतीय स्टेट्स नेशनल असेंबली का गठन करना। क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। तो दोस्तों जब क्रांति हुई 1789 को, तो लुई 16 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और दूसरा कारण संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। मतलब पहले जहाँ राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बनता था, अब वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। मतलब संविधान के अनुसार ही राजतंत्र चलेगा। तीसरा, जो गरीब जनता थी उसको सामंतवाद से छुटकारा मिला और मध्यम वर्गीय जनता की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिस्थापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? जी हाँ दोस्तों, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का विकास और लोकतांत्रिक अधिकारों का विकास, ये 2 पॉइंट लिख देना आप। क्वेश्चन नंबर 18, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में विभिन्न अंतर्विरोध थे? जी हाँ दोस्तों, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के कई आदर्श अस्पष्ट अर्थों से भरे थे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया था कि सभी बराबर हैं, सभी समान हैं, लेकिन महिलाओं को भी संविधान में होने के बाद में भी उनको सभी अधिकार नहीं दिए थे। वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था। महिलाओं को वेतन भी पुरुषों की अपेक्षा कम मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रांस में लुई 16 समय खजाना खाली होने के 2 कारण लिखिए। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, फ्रांस में लुई 16 के समय खजाना खाली होने के कई कारण थे। पहला कारण जो होता है किसी भी देश का खजाना खाली होने का, वो रहता है युद्ध। तो जैसा आप जानते हैं फ्रांस ने काफ़ी लंबे समय तक युद्ध लड़ा था। इसने अमेरिका को भी आज़ाद करवाया था। जिस आज की महाशक्ति अमेरिका पर पहले कभी इंग्लैंड का अधिकार हुआ करता था, फ्रांस ने अपनी सेना को वहाँ पर भेजकर अपना संपूर्ण देकर इंग्लैंड को आज़ाद कराया, अमेरिका को आज़ाद कराया इंग्लैंड से।
इसलिए इसके हौसले बुलंद हो गए थे, लेकिन इस पर काफ़ी धन खर्च हो गया था। सेकंड पॉइंट, लुई 16 का अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन। लुई 16 और उसकी पत्नी दोनों का जीवन बहुत ही विलासितापूर्ण था। कहा जाता है कि लुई 16 की जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और उसने अपने सिर पर एक बालों का जहाज बना रखा था। आज की ब्यूटी पार्लर से कम नहीं थी उस समय की लुई 16 की पत्नी। तो उसने फ्रांस को बर्बाद करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, जैकोबिन्स कौन थे? इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया? तो फ्रांसीसी समाज के कम समृद्ध वर्ग के लोग जैकोबिन्स कहलाते थे। फ्रांसीसी समाज के कम समृद्ध वर्ग के लोग जैकोबिन्स कहलाते थे, जिन्होंने फ्रांस में आतंक फैलाया था। तो ऐसा समृद्ध वर्ग, कम समृद्ध वर्ग जैकोबिन्स कहलाए, जिन्होंने फ्रांस में आतंक फैलाया। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप ना करें, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आपकी ज़रूरत है, कमेंट में लिखकर बताएं। मैं आपको उसी के अनुसार वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ। 17 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति में 14 जुलाई का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो कौन थे? फ्रांस की राज क्रांति में इनका क्या योगदान था? तो दोस्तों, रूसो एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उन्होंने फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू कौन के विषय में आप क्या जानते हैं? मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं? तो रूसो की भांति मॉन्टेस्क्यू भी फ्रांस के एक दार्शनिक थे, एक राजनीतिक विचारक थे, न्यायविद थे, उपन्यासकार थे। तो इन दोनों ने, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस की क्रांति में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी आज़ाद कराने में। क्वेश्चन नंबर 24, डायरेक्टरी शासित फ्रांस का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता है, डायरेक्टरी को नियुक्त किया, जो फ्रांस का शासन देखती थी, जैसे हमारे देश में संसद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हम अंतिम पड़ाव में दोस्तों, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? तो दोस्तों, फ्रांस में भी दास हुआ करते थे और फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में 1848 में हुआ था और दास प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर एक कानून बनाया गया था। वैसे 1789 में ही एक कानून बनाया गया था दास प्रथा को समाप्त करने का, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रही। इसके बाद जब नेपोलियन आया, नेपोलियन बोनापार्ट, तो उसने फिर से दास प्रथा को प्रारंभ कर दिया, जो काफ़ी लंबे समय तक लागू रही। अंत में 1848 में जब पूर्ण रूप से लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखिए। कुछ मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। फ्रांसीसी क्रांति में देखिए मिसप्रिंट हुआ है, आपको बता दें जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये मिसप्रिंट हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखिए। तो रूसी फ्रांसीसी दार्शनिक था रूसो, जैसा अभी बताया था।
उन्होंने फ्रांसीसी जनता को जागरूक करने का कार्य किया। नंबर 2 मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, न्यायविद एवं उपन्यासकार था। रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ? तो सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। 1794 में जो कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया है। कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। दास प्रथा 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर प्रारंभ कर दी। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 में हुआ था। एक कभी लागू हुआ, कभी बंद हुआ, कभी लागू हुआ, ऐसा चलता रहा। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत ही दयनीय थी। महिलाओं को सरकार बनाने में मत अधिकार का हक नहीं था। मतलब महिलाएं राजतंत्र में, लोकतंत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाती थी। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन भी नहीं मिलता था। पुरुषों को सभी अधिकार मिले हुए थे, पुरुषों से कम अधिकार महिलाओं को मिले हुए थे। बाद में महिलाएं जागरूक हुई, महिलाओं ने आंदोलन किए, महिलाओं ने राजनीतिक क्लब बनाए और अंत में काफ़ी समय बाद महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार मिल गए। अगला क्वेश्चन है वाटरलू की युद्ध का वर्णन कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वाटरलू की युद्ध का वर्णन। तो दोस्तों, वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में लड़ा गया था। यह नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। जैसा कि बताते हैं कि नेपोलियन प्रत्येक युद्ध में जीता, लेकिन दोस्तों ये ऐसा युद्ध था जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। इसमें एक तरफ दुनिया के 5 महत्वपूर्ण देश ब्रिटेन, रूस, प्रुस्सा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी, तो दूसरी तरफ फ्रांस की सेना। इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों तरफ से काफ़ी अधिक संख्या में सैनिक मारे गए। नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना लिया गया और अंत में उसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। दोस्तों, तो ये था अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। जैसा कि आपको बता दें, अंत में चलते चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के ब्लूप्रिंट में इस अध्याय के लिए सिर्फ 2 अंक दिए गए हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसी हिसाब से यह वीडियो बनाया था। यह वीडियो MP बोर्ड के लिए, समाज विज्ञान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह वीडियो जनरल नॉलेज के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के बोर्ड के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। तो जय हिंद दोस्तों।